जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज ये एक कंपनी है जो कि अपना आईपीओ लेके आ रही है। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। सबसे पहले तो ये कंपनी जो है फिनटेक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और सास सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है, सास टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन। ठीक है। अब ये होता क्या है, सो पर्टिकुलरली ये कंपनी क्या कर रही है उस पर्टिकुलर मतलब सेक्टर के अंदर में। तो ये क्या कर रही है, ये पेमेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रही है। जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, उनको जैसे अपने क्लाइंट्स होते हैं या फिर अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको जैसे गिफ्ट कार्ड देना है। सो ये गिफ्ट कार्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है कि एक आपको एटीएम कार्ड टाइप का एक कार्ड दे देगी। वो आप क्लाइंट्स को, अपने क्लाइंट्स को बांट दो कि ये इतना सामान खरीदोगे तो आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा। तो वहाँ पर सेल कंपनी की बढ़ जाती है, तो वो गिफ्ट कार्ड देने का काम भी कंपनी कर देती है। साथ में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देना होता है कि जैसे कि म दिवाली ऑफर चल रहा है, सो एम्प्लॉयज़ को खुश करने के लिए गिफ्ट कार्ड्स देती है। साथ में ही ये तो एक तो गिफ्ट कार्ड सॉल्यूशन हो गया। दूसरा कि एम्प्लॉयज़ को इंसेंटिव सॉल्यूशन, कि आप जैसे किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको अ, खाना खाने के लिए या डाइनिंग करने के लिए या फिर अमेज़न पे शॉपिंग करने के लिए कुछ पॉइंट्स आपको मिलते हैं एज़ एन इंसेंटिव, जिस जो आपको उस कार्ड के अंदर में इंक्लूड कर दिए जाते हैं। आपको एक कार्ड दे दिया जाता है, उसमें इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो आपको जैसे-जैसे आप काम करते हो हर महीने के एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट में, तो आप उससे शॉपिंग कर सकते हो, खाना खा सकते हो बाहर जाके, बट वो आपको कंपनी की तरफ से मिलता है एज़ एन इंसेंटिव। सो वो कार्ड सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है कंपनी। साथ में ही पेमेंट सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करती है। जैसे कि जैसे प्रीपेड कार्ड नहीं होते होते हैं, जैसे कि पर्टिकुलरली आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में खर्चे होते रहते हैं। सो आपको लगता है कि पर्टिकुलर जो एम्प्लॉय है जिसके पास में ये चार्ज है, उसको एक लिमिट दे दिया आपने, एक क्रेडिट कार्ड टाइप से। सो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट होता है उसको अप डाउन आप कर सकते हैं अपने हिसाब से, ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में होता है, उनके पास में एक ऐप होता है। उसके साथ में ये एक ऐप सॉल्यूशन से प्रोवाइड करती है, मतलब कंपनी का एक खुद का ऐप है जिसके थ्रू भी कस्टमर मैनेज कर सकता है अपने कार्ड को। अब ये इस टाइप के पेमेंट सॉल्यूशन से ये कंपनी प्रोवाइड करती है, और इसी के रिलेटेड सो ये ऐप के थ्रू और भी काफ़ी सारी सर्विसेज ये प्रोवाइड करती है। जैसे कि अब ऐप चला रहा है कस्टमर, तो ऐप को कस्टमर को जैसे इंश्योरेंस खरीदना हो, हेल्थ इंश्योरेंस खरीदना हो या फिर कार्ड सेफ्टी इंश्योरेंस खरीदना हो, और भी जैसे फिनटेक जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ऐप में हो सकते हैं, जैसे पेटीएम का ऐप यूज़ करते हैं। सो ऐप में तो कितने भी सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हो, फ्यूचर में जैसे कर सकती है कंपनी। अभी फिलहाल के लिए कुछ लिमिटेड सॉल्यूशन ही प्रोवाइड कर रही है। सो 2011 में ये बनी थी कंपनी, और उसके बाद में जो अब जैसे आप लोग कार्ड्स की जैसे सर्विस प्रोवाइड करते हो, जैसे आपने गिफ्ट कार्ड दिया या प्रीपेड कार्ड दिया या क्रेडिट कार्ड टाइप से आपका सॉल्यूशन पड़, तो आपका जो बैंक्स के साथ साथ में आपका टाई अप होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बैंक्स ही अल्टीमेटली जो आप सॉल्यूशन दे रहे हो वो उसका बैक एंड में काम करती हैं। तो बैंक, इस कंपनी ने इंडसइंड बैंक के साथ में टाइप कर रखा है, यस बैंक के साथ में टाइप्स कर रखे हैं, डिफरेंट बैंक्स के साथ में, डिफरेंट इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स के साथ में टाइप्स कर रखे हैं, और बाद में ये जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। सो ये मैं जितना मैं समझ पाया हूँ और मैं समझा पाया हूँ, आई गेस जो कि कंपनी क्या करती है एक्चुअली। अब जो आज के दिन इसके काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, क्योंकि कंपनी जिस सेक्टर में जिस तरीके से काम कर रही है ना, इसके क्लाइंट्स तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कस्टमर एक्विजिशन के अंदर भी बेनिफिट कर रही है कंपनीज को, और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने में भी कर रही है, और कंपनी को खुद को मैनेज करने में अपने फाइनेंसेस को हेल्प कर रही है। सो इसके जो नंबर ऑफ जो मतलब यूसेज हो सकते हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं कंपनी के। आज के दिन देखा जाए तो लगभग 1.7 मिलियन, मतलब 17 लाख यूजर्स हैं। सो हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप किसी, जैसे मान लीजिए टाटा के साथ में आपने टाइप कर लिया, टाटा आप अपने हर प्रोडक्ट के साथ में कुछ ना कुछ गिफ्ट कार्ड्स दे रहा है, और इसी टाइप से बहुत सारी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं, एफएमसीजी कंपनियाँ हैं, कस्टमर्स को खुश करने के लिए गिफ्ट कार्ड्स बाँट रही हैं। सो दे सकते हैं, तो नंबर ऑफ यूज़र्स बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात है नहीं यहाँ पर। तो अब कंपनी के जो प्रॉफ़िट कमाने का जो तरीका है, एक तो जैसे गिफ्ट कार्ड लॉन्च कर दिया कंपनी ने, गिफ्ट मतलब किसी दूसरी कंपनी ने बोला कि मुझे गिफ्ट कार्ड्स बाँटने हैं अपने कस्टमर्स को, सो कंपनी ने गिफ्ट कार्ड्स दिए। कितने देने हैं? जैसे एक कार्ड में बोले कि मेरे को ₹2000 देने हैं। सो कंपनी ने, इन्होंने ₹2000 ले लिए और गिफ्ट कार्ड्स बाँट दिए कस्टमर्स को, जो कि उस कंपनी के कस्टमर्स हैं उनको। अब यूटिलाइज़ ₹2000 होंगे, वो डिपेंड करेगा ना कस्टमर के ऊपर में, कि वो डिपेंड करता है ₹1000 यूटिलाइज़ करे, कोई कस्टमर यूटिलाइज़ ही नहीं कर रहा, बट कंपनी की तो रेवेन्यू आ गया, तो यहाँ से एक तो ये रेवेन्यू कंपनी का बन जाता है। ऊपर से कंपनी इस टाइप का जो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है, तो उसका अलग से एक्स्ट्रा चार्ज लेती है। साथ ही साथ में अगर कंपनी का जैसे कार्ड किसी रेस्टोरेंट में यूज़ होता है या फिर डाइनिंग में यूज़ होता है, तो वहाँ से एक कमीशन ले लेती है कि मेरा कार्ड अगर तुम्हारे पास यूज़ होगा तो 2% चार्ज लूँगी। तो इस टाइप से कंपनी का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो चलता है, ऐसी कंपनियों का ये इसी तरीके से रेवेन्यू स्ट्रक्चर चलता है। राइट, तो ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है 14 सितंबर से 18 सितंबर के बीच में। आईपीओ का प्राइस रखा गया है 164, और फेस वैल्यू रखी गई है 1, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। यहाँ पर कंपनी फेस वैल्यू कम है, इसका मतलब कंपनी ने ज़बरदस्ती अपने जो शेयर प्राइस है उसको कम डाउन लाने की कोशिश की है, क्योंकि अगर 10 ही फेस वैल्यू रखते तो इसका 1600 के आसपास प्राइस रहता, क्योंकि महंगे की साइड में एक मेंटली देखा जाए तो कम अपने लोगों को जब प्राइस ज़्यादा होता है शेयर का तो हमको महंगा लगता है। बट यहाँ पर फेस वैल्यू को कम दे कर दिया, तो प्राइस को नीचे करने की कोशिश की गई है ज़बरदस्ती। नेक्स्ट अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कंपनी इस आईपीओ के थ्रू 563 करोड़ रुपीज उठाना चाह रही है, जिसमें से सिर्फ 392 करोड़ से कंपनी के पास जाने वाले 171 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स जो प्रमोटर हैं वो, और जो ऑलरेडी शेयर होल्डर्स हैं कंपनी में, वो मिलकर बेच रहे हैं। प्रमोटर भी अच्छे खासे बेच रहे हैं, लगभग 30 लाख शेयर के आसपास बेच रहे हैं, और शेयर होल्डर्स भी अच्छे खासे बेच रहे हैं।
तो यहाँ पर लगभग 1 करोड़ के आसपास में शेयर्स बिक रहे हैं, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कितने हैं, वो कितने 12 करोड़ रह जाने वाले हैं आफ्टर दी आईपीओ कंपनी के। अब यहाँ पर और देख लेते हैं चीज़ों को कि अब कंपनी का थोड़ा सा फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि हमें अप्लाई करना है कि नहीं करना है उसका थोड़ा सा पता कर पाए। सो यहाँ पर अपने को थोड़ा फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन मिल नहीं रही है, तो हमने जैसे आरएचपी है, तो आरएचपी के अंदर में यहाँ पे अपने को फाइनेंस की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको यहाँ पर देखते हैं, तो ये रहा फाइनेंस। पहले सबसे पहले देख लेते हैं अपने कि कमाई किस तरीके से कर रही है। सो 2021 से लेकर के 2023 तक अगर डेटा देखते हैं, तो यहाँ पर कंपनी की सेल्स और रेवेन्यू अच्छी खासी बढ़ी है। सो फिनटेक कंपनीज के अंदर में एक जो मेन चीज़ रहती है, वो रेवेन्यू बहुत अच्छे से बढ़ाते हैं ये लोग। प्रॉफिट करें वो अलग बात है, वो बात की बात है, प्रॉफिट देखेंगे। अब यहाँ पर इतना रेवेन्यू सेल करने के बाद में जो रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग 22 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स कमा पा रहे हैं, कितने की सेल करने पे, 553 करोड़ की सेल करने के ऊपर में। सो 553 के ऊपर अगर 22 करोड़ आप कमा पा रहे हैं, तो लगभग कितना हो गया, 3-4% के आसपास में, 4% के आसपास में लगभग होता है, ठीक है। तो आप 4% के लगभग कमा रहे हैं, और उससे पहले जो कमा रहे थे वो रेवेन्यू मतलब कम था, बट नेट प्रॉफिट्स अच्छे खासे थे। तो इस साल अगर कोशिश की गई है कि अच्छे खासे मतलब रेवेन्यू मतलब अच्छी खासी सेल को दिखाया जाए, तो मार्जिन को कम रखा गया है, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा कि कंपनी ने सेल तो कर दी, बट एक्चुअली हाथ में पैसा आया कितना है, क्योंकि सेल दिखाना और होना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। सो हाथ में पैसा कैश कितना आया है। सो अगर रिसेंट रिजल्ट के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो यहाँ पर कैश हाथ में जो आया है ना, वो आया नहीं है, गया है। सो रेवेन्यू भी हुआ है, रेवेन्यू बढ़ा भी है, प्रॉफिट भी हुआ है, बट कैश नहीं आया, क्योंकि जो सेल हुई है वो उधारी पे हुई है, पैसा नहीं आया, उधार उधार पे पड़ा है पैसा। अब जब पैसा उधार पे रहता है ना, तो दिमाग में एक शंका पैदा होती है कि ये सेल हुई है या करवाई गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि आज के दिन जो कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है इस आईपीओ के थ्रू, वो लगा रही है 2002 करोड़ रुपए की। सो अब हमें थोड़ा सा बैलेंस शीट को देख के पता करना पड़ेगा कि हमें 2000 करोड़ रुपए के वैल्यू के ऊपर अगर पैसा लगा रहे हैं, तो हमें पैसा मिल कितना रहा है। सो 2000 करोड़ का अगर हम वैल्यू लगाते हैं, सो वो हमें पता चलेगा एसेट एंड लाइबिलिटी वाले सेक्शन में। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कंपनी के जो पैसे लगे हुए हैं, वो 234 करोड़ रुपए ही लगे हुए हैं। और वो कहाँ लगे हुए हैं, उसमें से अगर हम लोग देखते हैं, तो 10 करोड़ रुपए तो लगे हुए हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनी तैयार कर रही है, उसमें लगे हुए हैं। इंटेंजिबल एसेट्स मतलब सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लाइसेंसेस भी हो सकते हैं, कंपनी एक्वायर करने की कोशिश कर रही हो, सो जिनको हम छू नहीं सकते, जैसे ब्रांड ब्रांड रिकॉग्निशन होता है, किसी दूसरी कंपनी के ब्रांड को खरीदना होता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेंजिबल एसेट्स की फॉर्म में कंपनी के पास में 6 करोड़ टेंजिबल एसेट्स हैं, और प्रॉपर्टी है 2 करोड़ की, और 19 करोड़ की जो राइट टू यूज प्रॉपर्टी है, मतलब लीज वीज पे ले रखी है, मतलब राइट है कंपनी के पास में यूज करने का। सो उसका वैल्यू लगा रखा 19 करोड़। सो एक्चुअली ऑन नहीं कर रही है, राइट है, अभी यूज कर सकते हैं। और कंपनी के पास इनकम टैक्स एसेट हैं 11 करोड़ रुपए के, सो लगभग 58 करोड़ तो ये हो गए। अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स के अंदर में, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखा है 1 करोड़ का, और 102 करोड़ रुपए ट्रेड रिसीवेबल्स में, मतलब अगर देखा जाए तो कंपनी का उधारी पड़ी हुई जितना टोटल एसेट वैल्यू है, उसका लगभग 45% है उधारी में पड़ा हुआ है। मतलब वो पैसा रिकवर नहीं हो रहा। कंपनी रेवेन्यू पे जनरेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, जिसकी वजह से उधारी इतनी ज़्यादा रह रखी है कि आपकी पूरी बैलेंस शीट की 45% उसमें पड़ा हुआ है। सो अगेन बिग नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे कितना मिल रहा है, जैसे कि हम लोग अगर देखते हैं किसी भी एसेट के अंदर में अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम दो चीज़ों की वजह से करते हैं, या तो उस कंपनी के पास में एसेट्स होंगे, या फिर कैश फ्लो अच्छा है। तो कैश फ्लो भी हमने देख लिया कि कैश फ्लो तो नहीं अच्छा है। दूसरा, अगर हम सिर्फ कैश फ्लो के बेसिस पे बात करते हैं कि चलो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो यहाँ पे 4% के आसपास में प्रॉफिट जनरेट कर रही है, जो कि 22 करोड़ रुपए प्रॉफिट जनरेट करता है। हम 2000 करोड़ रुपए लगा रहे हैं, जिनमें 22 करोड़ रुपए हमें मिलने वाले हैं, जो कि उधारी पे है, अभी भी वो पैसा भी उधारी पे पड़ा हुआ है। तो अगर उधारी वाले पार्ट को हटा भी देते हैं, तो 1% होता है। तो आप क्या ऐसी एफडी करना चाहेंगे जिसमें आपको 1% पैसा मिल रहा हो, 100 रुपए के ऊपर 1 रुपया मिल रहा हो साल का? मुझे तो नहीं लगता कोई कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से महंगा, मतलब कैश फ्लो तो है नहीं। एसेट वाइज देखा जाए, तो कंपनी के जो एसेट है, हमने अभी देखा कि बैलेंस शीट में 234 करोड़ है, जिसमें से 45% उधारी में पड़े हुए हैं। बाकी जो पैसा है वो एसेट अंडर मैनेजमेंट या फिर उस तरीके से पड़ा हुआ है, जो कि रियल एसेट्स में देखा जाए तो सिर्फ 2 करोड़ के रुपए के आसपास में लगे हुए हैं। अगेन वेरी नेगेटिव। नेक्स्ट आप लोगों को थोड़ा सा और ध्यान देना दिखाना चाहूँगा, साथ ही साथ में कंपनी जो है, अगर यहाँ पर हम लोग सही से देखते हैं, तो कंपनी के जो जो जिस ब्रांड नेम के अंडर में कंपनी काम करती है, जिसका नाम क्या है, जेगल, जेगल नाम से। सो जेगल नाम से इन्होंने काफ़ी सारे अपने जो ब्रांड नेम है उनको रजिस्टर करवा रखा है, बट जेगल जो खुद नाम है, ये खुद का इनके पास में अभी तक कॉपीराइट नहीं है, आईपी नहीं है इनके पास में, क्योंकि इन्होंने अप्लाई किया था कॉपीराइट के लिए, बट कॉपीराइट वो है जो ऑब्जेक्ट हो गया। सो आज भी इनके पास में इसका राइट नहीं है इसको यूज़ करने का, कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट हो रखा है,
कोशिश कर रही है बैंक, मतलब ये जो कंपनी कोशिश कर रही है। सो कंपनी का जो मेन नाम है जिसके अंडर में पूरा का पूरा कंपनी चल रहा है, उसी का इनके पास में अभी तक फुल राइट नहीं है। अगेन नेगेटिव पॉइंट, मैंने यहीं तो कहीं पे लिखा था, ये रहा। सो वी कैन रीड इट, जेगल हैव बीन ऑब्जेक्टेड एंड अपोज्ड। सो इसी तरीके से हम लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग देख लेते हैं, कंपनी बोल रही है, अब ये तो सारे के सारे अभी तक हमको नेगेटिव ही नेगेटिव पॉइंट कंपनी के बारे में। सो मुझे ये कहीं ना कहीं आईपीओ लग रहा है कि पेटीएम की तरह बैंड बजाने वाला है। पेटीएम आया था 2100 के ऊपर में, लिस्ट हो गया था 2000 के आसपास में, और बाद में वो 500 रुपये के ऊपर चला गया था। अभी थोड़ा बहुत उसमें खेल अभी भी चल रहा है, खतरनाक खेल चल रहा है, इन्वेस्टर्स फंस रहे हैं गंदे तरीके से पेटीएम में भी। उसी तरीके से जेगल है, ये भी बैंड बजा सकता है, क्योंकि अभी तक जैसे हमने अभी तक जो भी चीज़ें देखी हैं आपके सामने थी। इसी के साथ में अगर हम लोग थोड़ा सा और डीप स्टडी करते हैं, तो कि डीप स्टडी जैसे कि जीएमपी देख लेते हैं कि लिस्टिंग गेंस की कितनी उम्मीदें हैं हमें। सो यहाँ पर 24% की साइड में, प्लस की साइड में चल रहा है। अब मुझे नहीं पता यार किस बेसिस पे चल रहा है, ठीक है, क्योंकि चलना तो नहीं चाहिए, 24% बहुत ज़्यादा होता है। और पीयर्स का अगर हम लोग कंपेरिजन करके देखते हैं कि इसके कंपनी के पीयर्स कौन है, जो कि मतलब इसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, ये खुद बोल रही है कि मेरा कोई पीयर नहीं है, जिस टाइप से मैं काम कर रही हूँ मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। तो पीयर कंपेरिजन हम कर नहीं पाएंगे, और इसी के बेसिस के ऊपर में हम लोग यही बोलना चाहेंगे कि इस कंपनी के अंदर में पैसा जो है लिस्टिंग गेंस की बहुत कम उम्मीदें हैं। और कंपनी जो है जिस तरीके से पेटीएम ने फ़ायदा उठाने की कोशिश किया था इससे पिछली बार जब स्टॉक मार्केट में बुल रन था, उस वक्त पेटीएम आके अपना मतलब अच्छा खासा पैसा लूट के गई थी इन्वेस्टर्स का। इसी टाइप से इस बुल रन के अंदर में जेगल प्रीपेड आया है, फिनटेक, अगेन फिनटेक प्रोडक्ट है। सो मुझे लगता है इसमें पैसा फंस सकता है। सो आईपीओ में लिस्टिंग गेंस की भी कम उम्मीदें हैं, और आगे फ्यूचर में इसके जो है बहुत सस्ते मिलने की ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं इस आईपीओ के, इस मतलब इस पर्टिकुलर शेयर के। फाइनली सी यू टुमारो।